नमस्कार दोस्तों, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी है। करीब 2000 के आसपास पोस्ट है। इस वीडियो में हम करीब अगले 25-30 मिनट में कंप्लीट इस भर्ती की जो जानकारी है, पूरे जो नियम है, पूरे जो दिशा निर्देश है, वो सब देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ नॉलेज भी बढ़ता है। हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं और फिर काउंसलिंग के वक्त या फिर जब दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तब परेशानियां होती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप ये फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको ज़रूर इसके सारे नियम पढ़ लेने चाहिए। मैंने अभी इन सब को पढ़ा है, आधे पौन घंटा 1 घंटा लगभग लगा है। सभी खास चीज़ों को हाईलाइट किया है। फिर ये हाईलाइट वाली PDF टेलीग्राम पे भी मैं भेज दूंगा और आप वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो काउंसलिंग संबंधी जो आपके शंकाएँ हैं ना, उनका भी निवारण होगा। तो देखो, ये जो पद है इसका नाम कर दिया गया है सहायक आचार्य, ये नाम है इसका, असिस्टेंट प्रोफेसर, और 48 विषयों पर 1913 जो पद है, यानी करीब 2000 के आसपास पद, 22 तारीख की विज्ञप्ति है, ये जारी हुए हैं। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ चर्चा और करते हैं। पद कौन कौन से कितने, वो तो आप अपने अनुसार देख ही लोगे। जैसे यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जैसे बॉटनी है, इसमें 70 पोस्ट है, तो 40% जनरल के लिए हैं। तो उस हिसाब से जो है इसमें आप देख पा रहे हैं कि 40, इसका जो 40% है, तो इसमें आप देख लीजिए जैसे कि ये जो 40% हुआ, इसका 30% महिलाओं के लिए, 8% विडो के लिए, 2% डाइवर्सी के लिए, 16% इसका जो है वो SC के लिए, 12% ST के लिए, 21% या आरक्षण के हिसाब से 5% EWS के लिए 10% के हिसाब से। तो कहने का मतलब, और फिर साथ में ये ब्लाइंड का है और दिव्यांग का है, बैकलॉग का पूरा दे रखा है कंप्लीट। तो ये तो हुआ आरक्षण के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, अब आप अपनी सीट को देखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना आपको, तो आप इस फुल सीट को देखिए। अपने वर्ग की आप जाके देखोगे कि एक सीट है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आप फुल सीट को देखिए और अच्छे नंबर लाकर कोशिश करें कि आप कवर करें। ये जैसे है हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इनमें अच्छी पोस्ट आई है इस बार। पॉलिटिकल साइंस 181, जबकि पहले 50, 40 इतनी पोस्टें आया करती थी, 70, 80। तो अब की बार काफ़ी अच्छी पोस्ट है अगर पहले की तुलना में देखें तो हम इसको बड़ी भर्ती कह सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर तहसील स्तर पर कॉलेजें खुल रही है गवर्नमेंट वाली। अब यहाँ से जो नियम है वो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि कुछ जो पद है उनको 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अगर नहीं मिलते हैं तो उन पदों को अगले में जोड़ दिया जाता है 3 भर्ती वर्षों तक के लिए। विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ जो है, विभिन्न विच्छिन्न विवाह है, परित्यक्ता, तलाकशुदा, इनमें से जो है भरा जा सकेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये उपलब्ध न होती है, जैसे कोई मान लीजिए विधवा या परित्यक्ता है, वो अगर उपलब्ध नहीं होती है तो फिर दशा में जो है भरा पर्याप्त रूप से उसी वर्ग से, मतलब उसी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा भर दिया जाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई विडो महिला नहीं मिली किसी पोस्ट पर, तो फिर क्या होगा, सामान्य महिला उसी वर्ग में, जैसे वो OBC की है या SC की है, तो उसी वर्ग की, उसी प्रवर्ग की महिला द्वारा उसको भर दिया जाएगा। ठीक है, अगले वर्षों में उसकी गिनती नहीं होगी। चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी विशेष योग्यजन है, जैसे कोई दिव्यांग है तो वह जिस वर्ग का है ना, उसे उसी वर्ग में अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। अनुसूचित जाति का है तो उसी में, जनजाति का तो उसी में, ऐसा नहीं कि वो जनरल में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगले भर्ती वर्ष में यहाँ पर सैनिकों वाला है, इसमें शामिल किया जाएगा रिक्त आगामी भर्ती वर्ष के लिए। एक चीज़ है जो आरक्षण का लाभ है, वो राजस्थान के मूल निवासियों को ही दे है, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, EWS, MBC सबका। अब महिला की बात करें, राजस्थान राज्य से बाहर अन्य राज्य की कोई महिला है, ठीक है, और उसने राजस्थान में आके जैसे यहाँ विवाह कर लिया और यहाँ की मूल निवासी बन जाती है, तो राजस्थान की मूल निवासी बन जाती है तो उसे क्या होगा, उसे SC, ST, OBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि वह क्योंकि उसका जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पे बनेगा।
पिता जो है वो जैसे वो अन्य राज्य की है तो उस हिसाब से जो है उसको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात ये हुई विवाह वाली। अब है परसेंटेज कि भाई मास्टर डिग्री में 55% होने चाहिए, MA, MCOM, MSc। साथ ही साथ नेट या फिर सेट अगर वो UGC करवाती है ना, तो अब करवाती नहीं है तो वो अलग बात है। ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसमें 55% में OBC, SC और ST को छूट है। ठीक है, अब ये जैसे आप वो देख लो कि नेट में जो नियम लागू है ना वो यहाँ लागू है कि नेट में 55 और 50 वाला है, उसमें 1 पॉइंट भी कम हो तो मान्य नहीं है। तो 55 और 50 का रूल है, तो 55 तो जनरल के लिए हो गया और यहाँ EWS का कहीं लिखा हुआ नहीं है अलग से। तो नेट में जो रूल है, जब आप नेट एग्ज़ाम देते हैं वो जो रूल है वो यहाँ परसेंटेज में MA या आपके MSc MCOM में लागू होगा। 55 और 50 दो ही कैटेगरी है और महिलाओं को कोई अलग से नहीं है, वर्ग के अनुसार ही है। अब PhD कौन सा है, PhD अगर कर रखी है तो इसमें वो एक 2009 और 16 का कोई नियम आ रखा है, उसके तहत 11 जुलाई 2009 तक जिन्होंने PhD में शायद वो एडमिशन वगैरह कुछ ले लिया था, इसके आधार पर जो है ना वो है। बाकी वर्तमान में नेट या सेट का ही है। PhD का जो है वो पहले का है रजिस्ट्रेशन का। फिर ये और भी कुछ चीज़ें हैं, तो आप PhD से संबंधित आप है कि भाई आपने कहाँ से कर रखी है, रेगुलर मोड में की है क्या, ठीक है, तो वो आप इनको देख लेना जो संबंधित है। फिर ये अलग अलग नियम और है कि 32 से 39 इसमें जो चित्रकला वगैरह जो आ रहे हैं ना, ड्राइंग, और उनके लिए भी 55% है। नेट सेट या फिर PhD में वही नियम है। यहाँ पे एक और है, या जैसे वो अगर कोई कलाकार है और A ग्रेड का है और AR में या दूरदर्शन में काम करता है तो उसको भी है। ठीक है, अब सभी पदों के लिए 1 से 48 के लिए जो 55% की बात थी उसमें 5% की छूट है, जिसमें SC, ST, मोर बैकवर्ड क्लास, ये MBC भी आ गई है, ध्यान रखना MBC भी आ गई है, और बैकवर्ड क्लास। ठीक है, यहाँ पर ठीक है यहाँ मुझे EWS का नहीं मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि SC, ST, OBC, MBC इनको 5% की छूट है। ठीक है, आपको यहाँ मुझे इसमें EWS का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब है 1 जून 2022 को या उससे पहले दूसरे अगर राज्य से स्लेट उत्तीर्ण या शेट उत्तीर्ण है तो भी मान्य है, उसके बाद मान्य नहीं है। उसके बाद या तो राजस्थान से अभी शेट एग्ज़ाम हुआ, चाहे पहले हुआ हो शेट उत्तीर्ण हो, या फिर नेट उत्तीर्ण हो, दोनों हो तो कोई बात नहीं। PhD है तो वो 2009 तक का उसमें रजिस्ट्रेशन का ऐसा कुछ नियम है। अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला हो, जैसे MA परिवेश है, फिर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम जो साक्षात्कार है ना, इंटरव्यू कॉल, पहला दिन जब इंटरव्यू शुरू होता है उस दिन तक आपका MA का या MSc या आपके PG का रिजल्ट आ जाना चाहिए, और नेट या सेट का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। मान लीजिए अभी आप MA परिवेश में या फाइनल में हैं, आप नेट का भी दे रहे हैं, ये भी फॉर्म भर रहे हैं, आप जब इंटरव्यू कॉल हो, इंटरव्यू शुरू हो, उस दिन तक आपके पास जो है आपकी PG और आपकी नेट या सेट कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेन बात इसमें इतनी है। साक्षात्कार से पूर्व मतलब साक्षात्कार का पहला दिन, उस दिनांक तक आपका जो है अर्हता कंप्लीट हो गई है, आपको सबूत देना है। पेमेंट के ऊपर हम अलग से एक वीडियो और बनाएंगे। 6000 ग्रेड पे है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल का 6600 ग्रेड पे होता है, और ये दो प्रोबेशन में इसकी जो फिक्स रहेगा 1/7/2023 को न्यूनतम 21 और 40 वर्ष, आयु सीमा 21 और 40। देखो 1 जुलाई 2023, अभी जून चल रहा ना, 1 जुलाई को आप जोड़ लेना। अब यहाँ पे अधिकतम वाला ही रहता है, तो 5 साल की छूट तो है ही कुछ वर्गों को, और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। अभी हम आगे देखेंगे आयु सीमा। 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे। अब देखो ये एक अलग और है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार, ये 23/9/2022 को कौन सी है, मेरे ख्याल से कोरोना वाली है, 2 साल की छूट दी थी। तो ये कोरोना वाली 2 साल, मेरे विचार से मुझे ये लग रहा है वही है। तो 2 साल की अतिरिक्त छूट तो सभी को मिल जाएगी है। इसको आप देख लेना, कन्फर्म कर लेना। तो इसमें 31/12/2020 के था, उसे 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। यानी जो 31/12/2020 को मान लो 40 वर्ष का हो रहा है कोई कैंडिडेट जनरल का, तो उसे
31/12/2024 तक भी उसे 40 वर्ष का ही माना जाएगा। मतलब 4 साल हो गए, 4 साल में ये 23 में तो विज्ञप्ति आई है मान लो ये, तो उस हिसाब से यानी जो इस दिन तक पात्र था उसे इस दिन तक पात्र माना जाएगा। और आयु सीमा में 1 वर्ष के अतिरिक्त छूट वो दे ही है, सभी के लिए ही है। कैसे है? क्योंकि वो विज्ञप्ति नहीं आई है ना, उस हिसाब से वो एक कोर्ट वाला ऑर्डर है उसके तहत, ठीक है। और एक और है इसमें 23/9/2008 के अनुसार हो रहे हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी होगी। परंतु ये सारी छूट अलग अलग नहीं है कि 2 वो दे दी, 3 ये दे दी, फिर सारी मिलाकर ही अधिकतम 3 है शायद ये। अब ये पूरा इसमें देखो काफ़ी बारीकियां हैं, अब अपने अपने संबंधित इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा ऑर्डर से अलग से। ऊपरी सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी। अच्छा, यहाँ पे ये और है ना पद क्रम संख्या, सॉरी तभी मैं सोचा ऐसे कैसे। देखो पद क्रम संख्या 23 से 28, 34 से 41, 48, ठीक है। और पद क्रम संख्या 1 से 22, ये ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट देखे थे ना हमने, उसके अनुसार है। कुछ सब्जेक्ट में आयु सीमा की छूट ज़्यादा है, कुछ में कम है, सब्जेक्ट के अनुसार है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब नॉर्मली जो छूट है, जो नॉर्मली है सभी सब्जेक्ट में है, 5 वर्ष की तो सभी आरक्षित वर्गों को है ही, ठीक है। तो 40 के बाद 45 वर्ष हो गए। जनरल में पुरुष है उसको 40 वर्ष है, फिर वो 2 साल कोरोना वाली वो अलग है, और 1 साल वो भर्ती नहीं आई वो भी है, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। अब ये सामान्य वर्ग की महिला है तो उसको 5 वर्ष की छूट है, यानी 45 वर्ष। और महिला आरक्षित वर्ग की SC ST OBC MBC EWS भी है इसमें, तो उसमें जो है वो 50 वर्ष तक महिलाओं के लिए। और कोई विधवा या तलाकशुदा है तो उसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, 59 साल 59.5 साल में भी लगे तो भी वो सर्विस कर सकती है, बशर्ते कि 60 साल से पहले इंटरव्यू का कॉल आ जाए, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब मजाक की बात है, मगर छूट सरकार ने जो है इस तरह से दी है, मतलब कि जो भी स्थिति बने, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड ये जो है होना चाहिए, और जो परित्यक्ता है उसके लिए डिक्री जो है वो होनी चाहिए, सबूत के रूप में है। और जो खास जो चीज़ें हैं, छूट के प्रावधान असंचयी है। असंचयी का मतलब सभी नहीं मिलेंगे कि आप सरकारी कर्मचारी है तो वो भी ले ली, अनुसूचित जाति के तो वो भी ले ली, फिर कोई और मान लो है तो वो भी ले ली, ऐसा नहीं। एक ही आयु सीमा में अधिकतम जिसमें मिल रहा हो श्रेणी में वो आप ले पाएंगे। वही एक्स सर्विस मैन भी है तो वो भी ले ले, ऐसा नहीं है। चयन प्रक्रिया सीधी शीख है, परीक्षा है और इंटरव्यू है। परीक्षा जो है वो है 200 नंबर की, इंटरव्यू है वो 24 नंबर का है। लगने के लिए 24 नंबर का लग रहा है इंटरव्यू, परंतु इंटरव्यू का भी अपना एक महत्व है। और परीक्षा में बहुत अच्छे अंक होते हैं तो इंटरव्यू का थोड़ा महत्व या वेटेज जो है वो कुछ कम हो जाता है। परीक्षा में थोड़ी सी ये है इसमें, मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा क्यों कर रखा है, आधे आधे नंबर के क्वेश्चन क्यों कर रखे हैं। बाकी सभी परीक्षाओं में RPSC 2-2 नंबर के प्रश्न करती है, तो यहाँ 1/2 के क्यों कर रखे हैं। इससे तो यही होता है ना कि इंटरव्यू का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है। कैसे है, आप थोड़ा सा इस चीज़ पर गौर करना कि 200 सवाल है, आप मान लीजिए 10 सवाल सही करेंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे, आधे आधे 2-2 नंबर के होते ना ये, तो आप 10 सवाल सही करते ना तो आपको नंबर मिलते 20, तो 15 नंबर का फ़र्क आ रहा है ना, वही 10 सवाल। अब 10 सवाल सही करना मतलब आपने कई ज़्यादा घंटों की मेहनत की है, तब वो आप और अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति से 10 सवाल अतिरिक्त सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है 10 सवाल आप सही करके 5 ही नंबर ला सकते हैं, और 2 नंबर के होते तो आपके 20 नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ इंटरव्यू में देखो आधे आधे नंबर के हो गए ना प्रश्न, 200 प्रश्न है, आधे आधे नंबर के, जैसे 200 प्रश्न क्या, जैसे 200 नंबर का है तो आधे आधे नंबर के सवाल है, तो मायने ज़्यादा रखता है सवालों को सही करने की जो स्थिति है ना, यानी जो इंटरव्यू का जो वेटेज है ना वो बढ़ जाता है। आप इसको अच्छे से समझना इस चीज़ को। परीक्षा और साक्षात्कार होगा, इसके लिंक भी कर सकता है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। परीक्षा अक्टूबर 2023 में जो है वो आयोजित की जाएगी, ऑब्जेक्टिव होगी, ऑनलाइन भी हो सकती है। विस्तृत पाठ्यक्रम अभी जारी करेगा, आयोग किया नहीं है। 26 तारीख से शुरू है और 25 यानी 1 महीना तक लगभग है, तो 1 महीने का इंतज़ार नहीं करें, शुरू में फॉर्म भर दें। OTR आपने कर रखा है तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। OTR करते समय आपका नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, आपका लिंग महिला पुरुष, ये विशेष ध्यान रखें।
सावधानी बरतें। सेकेंडरी की जो है अंक तालिका 10वीं वाले उसके आधार पे हो, और आधार साथ ही साथ एवं आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ का भी होना चाहिए उसमें, और उसमें नाम भी सेम होना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर नाम में कोई अंतर है ना तो आप संशोधन कर, बाद में संशोधन नहीं हो सकेगा, इसलिए आप अपने जन आधार, आधार कार्ड आदि में पहले ही संशोधन करवा लो OTR पंजीयन से पहले ही, नहीं तो क्या वो लेगा नहीं। आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त करें फॉर्म भरने के बाद में, नहीं तो फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। क्रीमी लेयर श्रेणी में है आप, OBC में क्रीमी लेयर में है, या फिर अन्य राज्य के हैं तो आप जनरल में ही माने जाएंगे। हार्ड कॉपी का प्रिंट जरूर ले लें, सुरक्षित रखें। अंतिम तिथि तक ये देखो सभी शैक्षणिक योग्यता या अनुभव का विवरण लिख देवें, यानी अंतिम तिथि तक का मतलब हो गया कि 26 जो तारीख है, 25 है ना, 25 जुलाई तक आप एडवांस, आपको पता है कि ये आपने कर रखा है तो वो उसका उल्लेख कर देवें उस डिग्रियों का। देखो स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आपकी और लिंग, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। बाकी तो क्या है, चेंज करने के लिए भी RPSC मौका देती है, और मौका देती है ना, तो मौका देने के लिए क्या है 500 रुपये शुल्क लगते हैं, और आवेदन की लास्ट डेट है ना उसके बाद 10 दिन का और मौका देती है दोबारा से, फिर पैसे लगते हैं। फिर एक मौका और दिया जाता है कि जैसे परीक्षा घोषित हो गई तो 45 दिन पूर्व, 45 दिन पहले फिर से 10 दिनों के लिए लिंक ओपन करते हैं कि कोई गलती है तो सुधार लो। फिर भी लोग, कई अभ्यर्थी गलती सुधारते नहीं हैं, ठीक है। तो फोटो चेंज नहीं होगी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आपकी और लिंग, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी में आप कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शुल्क 500 रुपये उसके लगेंगे, तो आप कोशिश करें कि वैसी गलती करें ही नहीं। अब एक OTR जो है, यानी OTR का एक बार पंजीयन कर दिया, आपको पता होगा इस बार बजट में कि केवल एक ही बार शुल्क लगेगा आपका, बार बार शुल्क से मुक्ति। फिर आगे आप कोई भी फॉर्म भरो वो सब फ्री रहेंगे। OTR है तो सीधा नाम पता आ जाता है, फीस एक बार दे दी तो फीस भी नहीं लगेगी। तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया बेरोजगारों के लिए। तो ये 19/4 को था। तो इसमें जो जनरल है या क्रीमी लेयर वाले OBC है, मतलब जनरली हो गए, तो उनके लिए 600 रुपये लगेंगे एक बार के लिए। देखो एक बार ये पंजीयन शुल्क लिखा हुआ है, और बाकी के लिए 400 है, दो ही रेट है, 600 400। तो इससे वो फीस में छूट और वो पोस्टल ऑर्डर वाला लफड़ा, आय प्रमाण पत्र बनाना, और वो सब हट जाएगा। एक बार के लिए पैसे लग रहे हैं, बाद में पैसे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना, पहले से आप कर चुके हैं, OTR तो पहले किया ही, आपने अभी फॉर्म भरे कोई फर्स्ट ग्रेड वगैरह, तो भी आपको क्या है एक बार ये पंजीयन शुल्क तो आपको देना ही पड़ेगा, 600 400 एक बार के लिए देना है। एग्ज़ाम इस प्रकार से रहेगा, सब्जेक्ट जो है ना आपके, उसके 2 पेपर आएंगे, 2 फर्स्ट और सेकंड पेपर, जिसमें 75 जो है मार्क्स के क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के, और 150 प्रश्न आएंगे। और यहाँ पे जो है राजस्थान GK के 100 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो यहाँ पे 400 प्रश्न आप देते हैं, 400 प्रश्न आप कर रहे हैं, उनमें से आपको 200 नंबर के 400 प्रश्न आप कर रहे हैं। नहीं तो ये 400 प्रश्न 800 के होते ना, तो फिर एक अलग बात होती। तो इसकी भी मांग मेरे ख्याल से अभ्यर्थियों को उठानी चाहिए कि भाई आधे नंबर के क्यों कर रखे हैं, बाकी एग्ज़ाम में 2 नंबर के हैं, तो लॉजिक तो बताओ इसका। भाई कहने के लिए कह दिया कि इंटरव्यू 24 नंबर का है, इसका कोई वेटेज नहीं है, परंतु वेटेज होता है जब क्वेश्चन आधे नंबर का होता है। आप इस पर विचार करना, या फिर आपके पास कोई है इसका तो कमेंट में बताना, कोई तोड़ हो इसका कि नहीं ऐसा नहीं है। 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ये 3 टाइम का, मुझे लग रहा है 3 गुना को है, क्या लिखा है 3 गुना को बुलाएंगे ऐसा कुछ। मोबाइल नंबर आप बदले नहीं, ईमेल आईडी मोबाइल रखें, उसमें क्या SMS वगैरह कुछ हो, मोबाइल नंबर और पत्र व्यवहार का पता, मतलब जहाँ पे कोई लेटर वेटर आ सके। हालांकि कोई लेटर वेटर नहीं आता, तो सामान्यतः ऑनलाइन सूचनाएं आती है। तो अंतिम दिनांक इंतजार किए बिना भर देवें, और सारी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। कोई ये नहीं कि मित्र वाले ने गलती कर दी, प्रविष्टि कोई त्रुटि रह गई है ना, तो परिव्यय में आप देख लो, विशेषकर आपकी जाति, वर्ग, श्रेणी, आयु, जन्म दिनांक, ये ज़रूर देख लो। कोई मान लो है जनरल TSP कर दिया, है SC का OBC कर दिया, तो इस प्रकार से आप ऐसी गलतियां ना हो, ठीक है। मित्र वाले के भरोसे नहीं रहें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के उपयुक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन कर ले में गलती हो गई है ना,
तो 10 दिन मौका मिलता है, कर लो संशोधन। आवेदक स्वयं ई मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करें, अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़ें। देखो आरपीएससी ने इतना तक लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। हाँ फ़ोन कर दिया, हाँ मेरा फॉर्म भर देना, हाँ भर दिया जी। फिर वो परीक्षा आती है तब वापस पूछते हैं वो कहाँ है हार्ड कॉपी का, वो तो ढूंढते हैं। तो ऐसा ना हो, चीज़ों के ऊपर थोड़ा सीरियस रहें। अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो फिर क्या है, मान लो आप है ओबीसी के, कर दिया एससी, है एससी के, भर दिया एसटी, तो उसके श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो अन्य में करें ही नहीं। संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भाई जैसे अंतिम दिनांक चली गई फॉर्म की, या फिर संशोधन की भी चली गई, परीक्षा के बाद में हो सकता है कि अरे प्रवेश पत्र में तो ये लिखा हुआ है, हम तो है तो जनरल के, पर हमारा तो टीएसपी एरिया लिख दिया, तो फिर जो है ना लिखा किसी ने आपसे गलती हुई है, तो वो फिर बाद में है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, असंभव सा ही हो जाता है, पात्रता रद्द हो सकती है कुछ भी। इसलिए आप ज़रूर फॉर्म भरते समय चीज़ों को सावधानी रखें। और इसके बाद जैसे ये एक उच्च न्यायालय का फैसला है, उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक कोई मान लीजिए विधवा है या तलाकशुदा है, वो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया है। देखो आवेदन की अंतिम दिनांक क्या है, 25 जुलाई। 25 जुलाई के बाद में जैसे फॉर्म भर दिया, ठीक है, कि भाई तैयारी कर रहे हैं कॉलेज की, चलो घटना हो गई, तलाक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो पुनर्विवाह करना चाहें तो कर सकती है, उसे तो भी उसे विधवा या तलाकशुदा या विच्छिन्न विवाह है, विच्छिन्न विवाह तलाकशुदा का फ़र्क मेरे ध्यान में नहीं आया, परित्यक्ता ये शायद एक ही के नाम है, तो इनको जो है ना लाभ दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही देखो ऑनलाइन की अंतिम दिनांक, परंतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की तिथि तक, तो ये बात तो क्लियर हो गई पुनर्विवाह वाली। अब है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की तिथि, जैसे परीक्षा से 45 दिन पहले संशोधन का मौका देते हैं, तो उस समय तक अगर मान लीजिए पहले सब कुछ ठीक चल रहा था और तलाक हो गया या कोई घटना हो गई, कोई विकलांग की स्थिति आ गई, विधवा या विवाह विच्छिन्न, तो क्या है कि उसको अपनी श्रेणी सुधार कर लेनी चाहिए। श्रेणी में वहाँ जाके चेंज कर दो, और चेंज कर दोगे तो फिर जो है उसका लाभ मिल जाएगा। अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तित करना होगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। तलाक का मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो फिर जो है लाभ देय नहीं होगा। आवेदन की बस केवल आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि आवेदन की अंतिम दिनांक तक विवाह नहीं किया था, पुनर्विवाह, या फिर संशोधन की दिनांक तक जो है, संशोधन की दिनांक तक आप उस कैटेगरी में आ गए थे और आपने जो है वो पुनर्विवाह नहीं किया, ठीक है। अब अन्य राज्य के कर्मचारी है या केंद्र सेवा के हैं या अन्य राज्य की सेवा के, तो जनरल में आएंगे, राजस्थान वालों को लाभ मिलेगा। थोड़ा सा और है, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक, जैसे 25 जुलाई तक बना हुआ होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी आप आरक्षण ले रहे हैं वो। और मान लीजिए कि किसी कारणों से नहीं बना, प्रस्तुत नहीं किया गया अंतिम तिथि तक, पेंडिंग चल रहा था, फॉर्म की डेट जा रही है, उधर मान लो कर्मचारी हड़ताल पे, क्या करें, तो फिर फॉर्म तो भर दिया, तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि भाई आप जो है इस आशय की अंतिम तिथि तक भी आप है ना उसी वर्ग में थे। भाई आप फॉर्म जब चल रहा था, लास्ट डेट थी, सब फॉर्म भर रहे थे, उस दिन तक भी आप ईडब्ल्यूएस में थे, आपकी आयु उतनी थी, या आप क्रीमिलेयर में नहीं थे। बाकी एससी और एसटी है वो तो जाति बदलेगी नहीं, वो तो पहले भी एससी में या पहले भी मान लो एसटी का है तो एसटी का ही है। ओबीसी में क्या होता है, क्रीमिलेयर वाला लफड़ा है, ईडब्ल्यूएस में आय वाला लफड़ा है, तो समझ गए। इसलिए जो है दो ही चीज़ों पर है ये बात। तो अंतिम तिथि तक का, अंतिम तिथि नहीं हो तो फिर शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा कि आप उसी में थे। और पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो है ओबीसी का बनाते हैं, तो वो पिता या माता की आय पे ध्यान रखना। चाहे अब इसमें यहाँ कहीं नहीं लिख रहा कि पिता का राशन कार्ड अलग है, आप पिताजी से अलग हो गए हो, क्या है, वो स्थिति नहीं है। आपकी जो आय है वो पिता के नाम पे, पिताजी मान लो स्वरोगासी हो गए हैं तो माता के नाम पे, दोनों ही नहीं तो फिर मान लो जो है उसमें मेरे ख्याल से फिर ऐसी स्थिति कहीं दे नहीं रखी है, फिर तो खुद के नाम से ही बनेगा शायद, यहाँ इसका कोई क्लियर नहीं कर रखा है। तो पिछड़ा वर्ग का माता पिता की आय पे, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग भी है इसमें, एमबीसी भी, कि विवाहित महिला जो है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दोनों है, ओबीसी और एमबीसी,
उसकी आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु पिता के नाम से, विवाहित महिला है ना, तो भी पिता के नाम का ही आय प्रमाण पत्र देना है, आपको बनवाना है। क्यों आय किस लिए? कि भाई आप ओबीसी में दिखा रहे हैं कि आप क्रिमिनल में नहीं है, तो आय तो देना पड़ेगा, आप ईडब्ल्यूएस में तो आय देना पड़ेगा, बाकी अनुसूचित जाति और जनजाति में नहीं देना, तो केवल 2 के लिए ध्यान रखना। तो वहाँ पर आपको सक्षम अधिकारी से, मतलब जो है ना पिता के आधार पर, और निवास स्थान भी पिता वाला ही, मतलब जरूरी नहीं का वहाँ जाके बनवाओ, मतलब एड्रेस उसमें वो भरा जाएगा। अब मान लो पिताजी, वही बात यहाँ पे आ गई ना निवास स्थान, क्योंकि आप मान लो यूपी के राजस्थान में शादी कर ली, तो फिर आप आय प्रमाण पत्र वहाँ से बना के लाओगे या यहीं पे पिताजी का नाम दोगे और उनका निवास स्थान का हवाला दोगे, तो फिर बनेगा नहीं, जनरल में आओगे आप, तो पति के निवास स्थान और आय वाला जारी मान्य नहीं होगा। ठीक है। निर्धारित टीएस अनुसूचित जाति और जनजाति है, तो इनके लिए जो निर्धारित प्रपत्र है ना भाई, आजकल तो डिजिटल बनता है, तो पुराना है तो डिजिटल बनवा लो आप। ठीक है। और टीएसपी क्षेत्र का है तो वो आपके 21/10/2019 के अनुसार ये सूचना जारी होने के बाद का होना चाहिए। 2019 के तो बाद का हो टीएसपी एरिया का, और पहले का तो बनवा लो नया, और ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पहले का हो। अब 1 महीना है आपके बचा है, मान लो 1 महीना नहीं बना है तो शपथ पत्र देना पड़ेगा। पति के नाम और निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। देखो जाति जो है ना अपने को पिता से मिलती है भारत में पितृसत्तात्मक में, ठीक है, व्यवस्था में, तो आप इस चीज़ को समझ लें। ठीक है। और हम ओबीसी से क्रिमिनल में आ रहे हैं तो पिता की आय के आधार पे ही, इसलिए आय भी पिता का ही। आयु की गणना जो है वो 10वीं की मार्कशीट के आधार पे मान्य होगी। ठीक है। और विधवा की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, फिर कोई न कोई दोनों का अटैच, जैसे राशन कार्ड या फिर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या फिर बच्चे का आधार जिसमें पिता का नाम हो, या फिर मतदाता या फिर आधार कार्ड जिसमें, या ऐसी स्थिति हो पति के तलाक का मामला है तो फिर तलाक की डिक्री। ठीक है, ऐसा कुछ हो। और इसके बाद में संतान वाला है 1 से 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे ना हो, तो अगर हो तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। अब इसमें भी कुछ है कि मान लो एक ही इकाई जुड़वा बच्चा पैदा हो गए, जैसे पहले एक था, दूसरे वाले में एक साथ मान लो जुड़वा 2 हो गए तो एक इकाई मानी जाएगी। और भी है इसमें, पुनर्विवाह कर लेते हैं तो भी एकल प्रसव, तो इसको आप अगर कोई संबंधित है तो इसको पढ़ लेना। अंतिम दिनांक यही है, अंतिम दिनांक संशोधन दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि अंतिम डेट थी उस तक नहीं किया। पुलिस सत्यापन और मेडिकल, पुलिस ये आपको ज्वाइनिंग के वक्त देने होते हैं, इंटरव्यू के बाद। पुलिस सत्यापन में यही होता है कि कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है आपके खिलाफ, या फिर कोई विचाराधीन मामला नहीं चल रहा है। ठीक है। चिकित्सा प्रमाण पत्र है, ये भी आपको देना है सक्षम अधिकारी से। और ये कब? जब इंटरव्यू में आप पास हो जाओ और फाइनल ज्वाइनिंग आए, तब ज्वाइनिंग हो तब। नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, अनापत्ति एनओसी। तो इस प्रकार से हमने पूरा जो है विश्लेषण कर लिया है। शायद ऐसे तो आप पढ़ते नहीं, आलस कर जाते। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें, या हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम से, फाइल में डाल लें और आवेदन करो, उसको भी एक फाइल में डाल लो, सिलेबस को फाइल में डाल लो, ओल्ड पेपर निकाल लो, ओल्ड पेपर निकाल के और उनको जो है ये आए हुए ना इसके जो राजस्थान जीके वाले सब्जेक्ट वाले, उनकी रीडिंग करो। उसके बाद में आप अच्छे स्तर से किताबें पढ़ो। और यस गुरु एप्लीकेशन पर हम टेस्ट सीरीज इसकी राजस्थान वाला पार्ट है, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम, बजट और आर्थिक समीक्षा, इन सब चीज़ों की हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, उसका अलग से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। धन्यवाद।